अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और आज एक इस्लामाबाद में अहम तरीन मीटिंग हुई जहां पे JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात की और मदारस की रजिस्ट्रेशन के मामले के ऊपर जो हुकूमत और JUI और कुछ मदारस के वफाक है उनमें जो इख्तलाफात थे उस पर कुछ पेशरफ्त हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने वजारत कानून को अहकामात दिए हैं कि आइन और कानून के मुताबिक इस मसले को हल किया जाए। दूसरा बड़ा अहम मामला, पेशावर में एक अहम तरीन इजलास हुआ। अगरचे वो अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र एपेक्स कमेटी का इजलास था जिसमें अली अमीन गंडापुर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर्ट कमांडर पेशावर और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। लेकिन उसमें इस मौजूदा सूरत हाल में जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि चीज़ें अभी मुज़ाकरात और सियासी टेम्परेचर को नीचे लाने के हवाले से भी बातचीत चल रही है, क्योंकि इमरान खान ने इतवार की डेडलाइन दी है कि अगर मुज़ाकरात शुरू नहीं होते या पेशरफ नहीं होती उनके दो मुतालबात पर तो फिर सिविल नाफरमानी और ख़ास तौर के ऊपर तरसीलात ज़र में जो भेजने का मामला है उसको वो रोकने की अपील करेंगे। तो उस तनाजुर में भी आज की पेशावर की एक्टिविटीज़ काफ़ी अहम रही हैं। और तीसरा मामला जो है वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो अहम केसेस थे। एक तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला, NA 48 और NA 47 दोनों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल को मुअत्तल किया गया है कि जो रिटायर्ड जज को लगाया गया था इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके, उस हवाले से क्या मुमकिन पेशरफ्त हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जस्टिस मंदोखेल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था। अता मिनल्ला साहब और जस्टिस शहजाद मलिक साहब उसमें शामिल थे। और जो साबिक वज़ीर आज़म के साथ जो रियासत का सलूक रहा है, कहीं पे कत्ल, कहीं पे सज़ाए मौत और जेलो बंद की सोबतें, और निज़ाम इंसाफ के हवाले से कुछ नहीं हो रहा, और रियासती इदारे जो हैं सियासी इंजीनियरिंग पर तवज्जो देते हैं लेकिन रियासत के निज़ाम के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। ये इस किस्म के रिमार्क्स थे। तो यही मौज़ूआत होंगे जिन पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। इस्लामाबाद से इलेक्शन भी लड़ा इन्होंने, NA 47 से 48 से, वो हमारे साथ हैं। और नईमा किश्वर साहिबा जो सीनियर रहनुमा है JUIF की, वो भी हमारे साथ हैं। और राजा कमरुल इस्लाम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली और सीनियर रहनुमा पिंडी से हैं, वो भी हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं। अली बुखारी साहब, आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा ये जो लीगल इशू है उसके ऊपर आ जाते हैं, फिर हम बाकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये सारा का सारा मामला हुआ, और ये इस्लामाबाद के तीनों हल्के इसमें शामिल थे। 2 पे जो है वो स्टे ऑर्डर दे दिया गया, तीसरा भी पिटीशन मेरा ख्याल है कि तो जमा मुमकिन है उसकी भी समाअत होगी। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक तो गालबन ये 180 दिन के अंदर फैसला हो जाना चाहिए था। 180 दिन का मतलब 6 माह है। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए तो 10 माह जो है, 10.5 माह गुजर चुके हैं। तो अभी जो है ये फैसला हो रहा है कि समाअत करेगा कौन, ठीक है। तो कानून की जो अमलदारी थी वो तो खुद कानून ही के दरवाजे के ऊपर जो है कि उस पर अभी तक अमल नहीं हो सका। तो अब इसको आगे कितना वक्त लग सकता है और क्या इसके अंदर कानूनी पेचीदगियाँ हो सकती हैं और क्या इस पर बेहतरी हो सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद भाई बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मदऊ किया। देखें, आपको याद हो तो 8 फरवरी को जब ये इलेक्शंस हुए और हम रात को जीते और सहरी के टाइम पता चला जी के रिज़ल्ट चेंज हो रही हैं, और वहाँ पर जो कुछ भी हुआ आपको मुझसे बेहतर पता है, सारे इस्लामाबाद को पता है, सारे पाकिस्तान को पता है, सारी दुनिया को पता है। इनफैक्ट उसके बाद 9 तारीख को मेरी एप्लीकेशन आई ECP में, जिसके साथ मैंने सारे फॉर्म अटैच किए। इट वॉज फ्राइडे। सैटरडे को मेरी पटिशन रिट जो है वो हाई कोर्ट में आ गई थी। वहाँ से चलते चलते आज तक हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आपको पता है कि ट्रिब्यूनल बना, सिटिंग जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल बनाया गया जी, तारिक जहांगीरी साहब को, विद दी कंसेंट ऑफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो लॉ प्रोवाइडेड था उसके मुताबिक। और ये लॉ अमेंड किसने किया था? आज ही की सिटिंग गवर्नमेंट ने। अब उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, उसमें नून भी शामिल थे, उसके अंदर जो सेटअप था वो भी शामिल था। अब उसके बाद जब वहाँ पे चले और रिटर्न कैंडिडेट, सो कॉल्ड जो रिटर्न कैंडिडेट्स, उनको बुलाया गया, सारे लोग आए। हमारे जो काउंटर पार्ट इलेक्शन लड़े आज़ाद असलियत से और पार्टी से, वो भी आए। सब ने फॉर्म 47 जमा किया। मेरे केस पे तो NA 48 के हवाले से तो हमारे मुखालिफ जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने आके अपने एफिडेविट्स दिए कि जी हम भी हारे हैं लेकिन ये जीते हैं और इतने बड़े मार्जिन से जीते हैं। और इनफैक्ट उसके अंदर जो रिटर्न कैंडिडेट था उसको भी बुलाया ऑनरेबल जस्टिस ने, सिटिंग जस्टिस साहब ने। तो उन्होंने कहा आप अपने फॉर्म 45 सबमिट करें। तो ये रिकॉर्ड की बात है कि उन्होंने कहा जी मेरे पास तो है नहीं, RO से ले लें, RO के पास होंगे।
और उसके बाद जब ये ट्रायल स्टार्ट होने लगा, वैसे अब उस दिन issues पूरे पे आने हल्के के लगे। अंदर उनके वैसे एजेंट भी नजर नहीं आ रहे थे। नहीं, मेरा तो एजेंट भी हल्का नहीं खुद थे। ही है ना, मैं इसी हल्के का रिहायशी हूँ। तो ना एजेंट थे ना वो, मेरी 37.5 यूसीज थी, उसमें से एक भी नहीं जीते, वो एक भी नहीं जीते, सारी की सारी हारे। और जब उसके बाद जब ट्रायल शुरू होने लगा तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो मुझे ये लगता है कि पार्टी है, क्योंकि जब भी ट्रिब्यूनल में बुलाया गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आगे उनको डिफेंड किया बनिस्बत के उनका जो काम है फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के और अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के, वो नहीं कर सके। एप्लीकेशन दी गई है KCP में ट्रांसफ़र के लिए कि ट्रिब्यूनल पे हमें एतबार नहीं है, और रीज़न क्या दिया गया, बड़ा उसका आप ज़रा उसका रीज़न जो उन्होंने खुद लिखा अपनी एप्लीकेशंस में, उन्होंने कहा जी जज साहब जो हैं वो बहुत जल्दी कर रहे हैं। हाँ। नंबर 1 रीज़न ये था, और जो पटिशनर हैं वो खुद वकील हैं, हम्म। सो इसलिए जल्दी जल्दी ना हो, हमें जल्दी होने पे शक पड़ गया। तो 180 दिन में तो होना था वैसे भी 180 दिन में होना था, कानून था, और इसके ऊपर ECP ने ट्रांसफ़र किया। जब ECP ने ट्रांसफ़र कर दिया तो हमने चैलेंज किया उसको। जब हमने हाई कोर्ट में रिट में चैलेंज किया तो एक ऑर्डिनेंस सदर पाकिस्तान की तरफ से आ गया। अच्छा, अब कहते हैं ना वो नकल के लिए भी अक्ल चाहिए होती है, चोरी को छुपाने के लिए भी आपको 10 चोरियां करनी पड़ती। मैंने ऑर्डिनेंस चैलेंज किया, मैंने कहा जी ऑर्डिनेंस मेरे पे तो एप्लीकेबल नहीं है, इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो हो नहीं सकता। इलेक्शन 8 तारीख को हुआ, हमारी पिटीशन तो उसके विदिन 45 डेज आ गई। इनको फिर एक्ट लाना पड़ा। अब जब एक्ट लाए, मैंने एक्ट चैलेंज किया। अब एक्ट चैलेंज किया, एक्ट की पिटीशन आज तक नहीं लगी। मीनवाइल उन्होंने ट्रांसफर कर दिया दोबारा, किसके पास? रिटायर्ड जज के पास। ये तो एक एपिसोड चल रही थी। अब जो रिटायर्ड जज के पास, पिंडी जिनके पास हमें भेज दिया, उन्होंने ये किया पहली डेट पे ही जनाब, उन्होंने कहा नेक्स्ट डेट पे आए, मैं CM डिसाइड करूंगा। तो मैंने देखा यार ये रिटायर्ड जज साहब हैं, अच्छा ये कैसे रिटायर हुए, मैं उनको भी छोड़ देता हूँ। इनके ऊपर क्या एलिगेशन थे, मैं उनको भी छोड़ देता हूँ। इनको रिजाइन क्यों दिया उन्होंने, मैं उनको भी छोड़ देता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे सामने एक पेपर आ गया, उस पेपर के ऊपर इनके बेटे साहबजादे का नाम जा रहा था पंजाब हाई कोर्ट में जस्टिस बनने के लिए, उनके पास आ गया। मैंने कहा यार मतलब कुछ तो छोड़ दें हया, कि यार ये जो सिटिंग गवर्नमेंट है, और ECP स्पेसिफिकली ECP के ऊपर हमने उसको चैलेंज किया कि जनाब ये रिटायर जज साहब जो हैं, ये पिंडी में बुला के हमने क्या फैसला करेंगे इनको, मुझे तो यही समझ नहीं आ रही। वो आज उस पर जब मेरी रिट पिटीशन आई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उसमें इनको काम से रोका और नोटिस किए। अब ये आएंगे कोर्ट में, सर्दियों की छुट्टियों के बाद मेरे ख्याल से समाप्त होगी। अब ऑब्वियसली सर्दियों की छुट्टियों के बाद ही होगी जी, क्योंकि छुट्टियां तो अब कल से 24 से स्टार्ट हो जाएंगी। ये इस पे ज़रा और भी बात करते हैं। मैं नईमा किश्वर साहबा की तरफ ही चलता हूँ कि आपका सबसे मेजर जो कंसर्न है इलेक्शन के हवाले से, JUI की भी बड़ी रिजर्वेशंस हैं और वो समझते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन उस तरह से फेयर नहीं है जिस तरह से होने चाहिए। और क्योंकि आपका जो ग्राउंड है जहाँ पे आपके ज़्यादा कैंडिडेट, तगड़े कैंडिडेट, वो KP और बलूचिस्तान रहा है, और KP में PTI की गवर्नमेंट है, JUI वहाँ पे बिल्कुल नहीं जीत सकी, और बलूचिस्तान में था, वहाँ पे ज़रा एक अलाइंस है। एक तो ये कि इन इलेक्शन से मुतल्लिक आपकी जमात की ओपिनियन क्या है, क्या नहीं है, और दूसरा जो है कि फिर मैं आपसे ये मदारस के मामले के ऊपर भी आज एक मुस्बत पेशरफ्त हुई है कि प्राइम मिनिस्टर मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई है, और उसमें कहा गया कानून और आइन के मुताबिक तो वो गज़ट नोटिफिकेशन होना चाहिए। मैं बुखारी साहब से भी, क्योंकि वकील हैं, इनसे मैं लूँगा ओपिनियन इनकी भी, तो उस अगर गज़ट नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर और कानून और आइन का क्या रास्ता हो सकता है कि जो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका, टाइम फ्रेम भी ख़त्म हो गया, तो फिर आप क्या समझती हैं कि और कानून और आइन का रास्ता क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए आज के मीटिंग में अयाज सादिक साहब भी थे, स्पीकर कौमी असम्बली, कमरुज़्ज़मा काहिरा साहब जो पीपल्स पार्टी के हैं वो भी थे, और उन दोनों का मौक़िफ़ रिकॉर्ड पे है। उन दोनों ने रिकॉर्ड पे कहा है, स्पीकर साहब ने भी, कि हमारी कानून की जितनी भी किताबें अब तक हमने पढ़ी है उसके मुताबिक ये एक्ट बन चुका है। काहिरा साहब ने भी कहा है कि अगर पार्लियामेंट ये कानून पास कर चुका है तो पार्लियामेंट को इस कानून के साथ खड़ा होना चाहिए। हमारे मौक़िफ़ को एक तरफ अगर हम रख दें, हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये बिल अगर हमने एग्री किया है, गवर्नमेंट के मौक़िफ़ के साथ हमारा मुतालबा था, लेकिन ये बिल कैबिनेट ने पास किया है, लॉ मिनिस्टर ने बनाया है, लॉ डिपार्टमेंट ने बनाया है, हमने हमारे मुतालबे पे बनाया है बिल्कुल, लेकिन बनाया उन्होंने है। कोई प्राइवेट मेंबर बिल नहीं है। गवर्नमेंट ने पेश किया है, कौमी असम्बली ने पास किया है, कैबिनेट ने पास किया है, और विद इन 10 डेज
सदर ने साइन नहीं किया तो ये बिल बन चुका है, एक्ट बन चुका है। सदर साहब ने एक उस पे जो रिजर्वेशन थी उसको बेच के स्पीकर साहब ने उसको दोबारा सदर साहब को वो जो उसकी थी उसको वापस कर दिया है कि ये हमने ठीक कर। दोबारा जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन भेजी है, उन्होंने वो स्पीकर को नहीं भेजी, उन्होंने वो लॉ डिपार्टमेंट को भेजी है। तो ठीक है, वो उनकी खतों की दावत है, लॉ डिपार्टमेंट के साथ वो चलती रहे। लेकिन वो जो उन्होंने चीजें भेजी है वो उन्होंने स्पीकर को नहीं भेजी कि मेरी ये इस पे ऑब्जेक्शन है। वो ऑब्जेक्शन उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट को भेजी है। तो उसके हमारा कोई लेना देना या उसका बिल के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम कहते हैं कि इसकी गजट नोटिफिकेशन होनी चाहिए। और आज जिस तरह आपके इल्म में है और मौलाना साहब ने प्रेस के सामने अनाउंस भी की है कि हमारी एक अच्छी बात है कि वजीर आजम के साथ जब मीटिंग हुई है तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है कि वजीर आजम साहब ने कहा है कि इसको अब लॉ डिपार्टमेंट को एक कानूनी तरीके से इसको डील करने चाहिए। तो हमारा तो यही है कि गजट नोटिफिकेशन होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि इसका कैसा होना अगर चाहिए। नोटिफिकेशन नहीं होता, अगर नोटिफिकेशन नहीं होता या इसको डिले किया जाता है या इस एंड सेशन की तरफ लेके जाते हैं, या एक ऑप्शन ये हो सकता है जी कि अच्छा ठीक है नोटिफिकेशन करके साथ ही इसके अंदर कोई तरमीम कर ली जाए जिस हवाले से सदर साहब के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर आपकी पोजीशन क्या होगी? देखिए, जहां तक तरमीम का ताल्लुक है वो तो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट अगर कवानीन में तरमीम करना चाहे फिर वो तो उस वक्त देखा जाएगा। वो फिर हमारे साथ बैठेगी, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ, असेंबली के साथ वो बैठ के फिर वो डिस्कशन, वो बात की बातें है। तरमीम करना वो तो किसी भी कानून में किसी भी वक्त हो सकती है, वो बात की चीजें है। अब जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, इस एक्ट का ताल्लुक है, वो तो उसकी गजट नोटिफिकेशन होनी है। और आज तो उसी पे मेरे ख्याल में उसी के हद तक बात हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुश्तरका और वो नोटिफिकेशन होगा तो बात आगे बढ़ेगी। ठीक हो गया। राजा कमर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद प्रोग्राम में। हमने दो चीज़ें अभी डिस्कस की हैं। अली बुखारी साहब के साथ हमने डिस्कस किया इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला, जो 180 दिन में फ़ैसला होना था और अभी 10 माह गुजर चुके हैं और ये फैसला नहीं हो पा रहा कि ये ट्रिब्यूनल कौन से समाअत करेंगे, जहांगीरी साहब वाला या प्राचा साहब वाला ट्रिब्यूनल। ये अभी तक शटल कॉक बना हुआ है ये मामला, नंबर 1। और नंबर 2 कि हम जो भी जमहूरियत पे यकीन रखने वाला है, हमने मिसाक जमहूरियत कौम ने बड़ा उसको वेलकम किया था, जिसमें ये तमाम सियासी लीडरशिप ने कमिटमेंट की थी कि हम पीसीओ जजेस को दोबारा जो है कि कोई जिम्मेदारियां नहीं देंगे और उनको नहीं हम शामिल करेंगे। तो अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ऐसे जजेस भी हैं जो पीसीओ जजेस हैं, और इस्लामाबाद के केसेस भी जिन जज साहब के पास गए हैं वो पीसीओ जज भी रहे हैं। तो इस पे आप समझते हैं कि चले रिटायर्ड भी लगाना है तो ऐसा लगा लिया जाए जो पीसीओ ना हो। और दूसरा फिर अभी जैसे मैडम बता रही थी कि एक अच्छी पेशरफ्त हुई है फजल रहमान साहब की और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात, और जिसमें ये कहा गया कि इस मसले को एज़ पर द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन हल किया जाए। और उसमें तो अपेरेंटली जब टाइम फ्रेम कंप्लीट हो गया, वो 25 दिन का प्रोसेस हो गया, तो अब तो वो गजट नोटिफिकेशन होना चाहिए मदारिस का, या फिर उसमें तरमीम भी है तो नोटिफिकेशन और उसके बाद तरमीम आनी चाहिए। तो इस पे भी आपकी ओपिनियन चाहिए होगी। ये पहली बात आपने बताया टाइम लिमिट के बारे में। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। पहली बात आपने टाइम लिमिट के बारे में जो सवाल किया, देखें हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे स्पेशल लॉज हैं, आइडियली होना चाहिए, आइडियली तो ऐसे ही होना चाहिए। अब इस वक्त ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल का नहीं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो भी होगा जब वो उसकी खिलाफवर्जी करेगा 180 दिन की, तो वो तो उसकी वजूहात तो वो आएंगी या लाएंगे रिकॉर्ड पे। लेकिन अभी इशू बुनियादी तौर पे तो जुरिस्डिक्शन का है। और ये फैसला जो है वो हाई कोर्ट के बेंच में था, शायद अब सुप्रीम कोर्ट में हो। अभी हाई कोर्ट में ही है, हाई कोर्ट में, कि ये आया आइदर ऑफ द टू, इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन या अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस हाई कोर्ट। ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बनाने का इख्तियार किसका है, ये बुनियादी तो क्वेश्चन ऑफ लॉ तो यही है। तो अब अगर ये इसका तयन हो जाता है तो उसके बाद फिर बॉल इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कोर्ट में होगी कि वो इसका फैसला क्या करे। चूंकि इसमें कुछ अरसा सुप्रीम कोर्ट के किसी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें किसी
ऑर्डर के तहत कुछ मामला अरसा सस्पेंड भी रहा है। वो पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो, उसमें ये जो लॉ ऑफ क्वेश्चन आपने रेज किया ना, वो पंजाब के अंदर था मामला सारा। नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन ऑफ लॉ तो अपनी जगह है ना जी। अगर इस्लामाबाद में भी है सही कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने का इख्तियार वेदर इलेक्शन कमीशन का है या वो चीफ जस्टिस मुतलका बना सकते हैं। यही इख्तलाफ है जो पंजाब में, तो पंजाब के उस वाले केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला दे दिया, लेकिन ये वाला जो एक लेग है फेडरल एरिया वाली, ये भी लटकी हुई है। तो ये इससे फैसला जैसे ही सुपीरियर जुडिशरी से आ जाएगा तो उसके बाद होगा। लेकिन दूसरा उसका हिस्सा ये है कि आया 180 दिन में कानून में लिखा हुआ है कि फैसला इट हैज टू बी डन। तो पहले गो माजी में लिमिट नहीं थी, लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जो प्रोसीडिंग्स थी ये बहुत लटकी हैं हमेशा से। अगले इलेक्शन आ जाते थे और फैसले अभी नहीं होते थे। मैं राय साहब एक ब्रेक ले लूं, छोटी सी ब्रेक के बाद फिर मदारस और इसी नुक्ते से आपसे ही मैं स्टार्ट ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन आते हैं तो बातचीत को जारी रखेंगे।